ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्या है कि मैट्रिक्स का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें लीनियर इक्वेशंस कैसे होती हैं, जैसे कोई मैं यहाँ पे n वेरिएबल्स की एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना रहा। हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व तो हम 2 या 3 के लिए करेंगे, लेकिन समझना है कि ये a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 एंड सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल्स टू b1 एक इक्वेशन है। a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 और यहाँ पे a2n xn b2 है। a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 प्लस यहाँ पे a3n xn इक्वल्स टू b3 है। तो ऐसे nth वाली होगी वो an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 और इधर an, यहाँ पे चाहे तो हम इसको n का ले रहे हैं, है ना। तो n वेरिएबल्स मिल जाएंगे हमको। यहाँ पे n xn इक्वल्स टू b है। ये n इक्वेशंस हैं और इसमें n वेरिएबल्स है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। और सॉल्व करने के लिए तो जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल्स का है, तो सबसे पहले इसमें हम 2 वेरिएबल्स का सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में जैसे इक्वेशंस हैं a1x प्लस b2 a2 बाई इक्वल्स टू, इसको c1 मान लिया और इधर ले लिया b1 x प्लस b2 बाई इक्वल्स टू c2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से हमको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए अभी तक हमने कैसे सॉल्व करते थे इसको, कि इसमें b1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें a1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। तो वो कैसे करते हैं, वो सॉल्व कैसे किया जाता है कि इसमें हम b1 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें a1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मिलता है b1 a2 माइनस a1 b2 बाई, और इधर देखो मिलेगा b1 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, साइड मल्टीप्लाई होती है b1 c1 माइनस a1 c2, कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी b1 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई ये b1 a2 माइनस a1 b2। तो ये तो मैट्रिक्स के, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हो सकती है। ये जो है इसका तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो इसको कैसे डिनोमिनेटर को पहले देखते हैं। जो डिनोमिनेटर है ना, ये कुछ ऐसे है b1 a2, या फिर इसको हम दोनों में से माइनस कॉमन लेके एलिमिनेट कर दें तो ये a1 c2 माइनस b1 c1 डिवाइडेड बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों में से ऊपर से माइनस नीचे से माइनस, या माइनस वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मतलब डिनोमिनेटर है वो a1 b2, तो जैसे a1 यहाँ पे रहा होगा, b2 यहाँ पे और a2 b1, a2 यहाँ पे b1 यहाँ पे। तो ये तो इसका डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट हो गया। ऐसे न्यूमरेटर का a1 और इधर a1 के साथ क्या है c2 यहाँ पे, और b1 को यहाँ पे मान लेते हैं, और b1 के साथ c1 यहाँ पे। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गई। तो इसको देखो, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो लिखा गया है, इसको देखो ये कैसे बना डिनोमिनेटर। तो देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी a1x प्लस a2 बाई b1x प्लस b2 बाई, उसका ही है a1 a2 b1 b2, x और y के कोफिशिएंट से बनाया गया है। और न्यूमरेटर है वो a1 b1 है, तो a1 b1 ये है, और c1 c2 इधर, c1 c2 इधर, तो ये वाला
नहीं है, इस वाले की जगह पे ये वाला आ गया है बाई के लिए। सिमिलरली अगर एक्स के लिए सॉल्व करोगे ना तो देखो एक्स के लिए क्या आएगा, एक्स के लिए फर्स्ट वाले में तो बाई वाला आएगा, एक्स एक्स वाला ये बाई के लिए देखो a1 b1 था, बाई वाला नहीं था और बाई वाले की जगह ये कांस्टेंट वाला था, यहाँ पे कांस्टेंट वाले एक्स की जगह पे कांस्टेंट वाला आएगा और बाई का तो बाई का है वही रहेगा, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, ये आएगा a1 a2 b1 a2। ये जो वैल्यू है ना इसको इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है देखो इधर लिखा है, जैसे हमारी इक्वेशन थी a1x प्लस a2y इक्वल्स टू c1 और b1x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो एक डिटर्मिनेंट बनाया हमने जो कोफिशिएंट्स है ना इनको लेके a1 a2 b1 b2, इसको बोलते हैं डेल्टा। और इसमें जो x के कोफिशिएंट्स हैं और y के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में रख के हमने बनाया है। अगर x के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दें कांस्टेंट वाले पार्ट से तो ये कुछ ऐसा बनेगा c1 c2 a2 b2, इसको बोलते हैं डेल्टा x। डेल्टा x कैसे बना है कि जो x के कोफिशिएंट्स थे दोनों में उनको कांस्टेंट पार्ट से, और ऐसे ही हमारा डेल्टा y होता है। तो डेल्टा y कैसे बनेगा, डेल्टा y बनाने के लिए जो बाई की है उसकी जगह कांस्टेंट और x की जगह तो वही a1 b1, और जो बाई के कोफिशिएंट जहाँ पे आने वाले थे डेल्टा में उसकी जगह कांस्टेंट वाले c1 एंड c2। तो ये डेल्टा x होता है, ये डेल्टा y और ये डेल्टा होता है। अब x की वैल्यू होती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा एंड y की वैल्यू होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा। ये जो चीज है इसको ये निकालने का तरीका है, इसको हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल। तो ये हमारा क्या है क्रेमर्स रूल। ये 2 के लिए नहीं 3 वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। 3 के लिए कैसे है तो वो समझते हैं। देखो तीन के लिए जैसे 3 इक्वेशन है, चाहे तो इसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं सेकंड वेरिएबल या लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल में ऐसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल्स टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल्स टू d2 एंड a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल्स टू d3। तो पहले सबसे पहले इसमें डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट्स के डिटरमिनेंट फॉर्म में रख के, एक्स की कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में वाई की कोफिशिएंट b1 b2 b3 c1 c2 c3, डेल्टा आ गया। ऐसे डेल्टा एक्स निकालेंगे। डेल्टा एक्स कैसे आएगा, डेल्टा एक्स आएगा कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको हटा के ये कांस्टेंट वाले पार्ट रखे, तो ये d1 d2 फर्स्ट कॉलम है वो d1 d2 d3 से रिप्लेस हो जाएगा और बाकी एच डी रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे ही डेल्टा वाई में जो सेकंड कॉलम में वाई की कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह पे कांस्टेंट पार्ट आएंगे, बाकी सेम रहेगा। तो ये a1 b1 c1 और यहाँ पे d1 d2 d3 और a1 a2 a3 थे a2 a3 और ये यहाँ पे रहेगा c1 c2 c3। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। डेल्टा जेड में क्या होगा, थर्ड कॉलम में चेंज आएगा। ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की जगह पे d1 d2 एंड d3। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड आ गए। अब क्रेमर्स रूल से हम इनको कैसे लिखेंगे, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमको ये एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम को, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होता है पर्पल। तो एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एंड जेड की वैल्यू होती है डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। ठीक है,
डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा, चार है यहाँ पे लिखे हैं। तो इन चारों को यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें देखो केसेस बनेंगे। केसेस कैसे बनेंगे कि अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की किसी की भी एक, कोई भी एक नॉन जीरो है, तो उस केस में समथिंग डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा, और जो कि अनडिफाइंड हमने पढ़ा है अभी तक। तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 तो होना नहीं चाहिए। तो इसमें केस बनाते हैं। फर्स्ट केस है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा और डेल्टा, इन चार है ना टोटल हमारे पास, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। अगर डेल्टा 0 हो गया और इनमें से कोई भी नॉन जीरो है तो अनडिफाइंड आएगा। उस केस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो इसमें केस बनाते हैं कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 एंड एनी वन और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, then system has no solution। ये नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन केस क्या है? डेल्टा 0 होना चाहिए सबसे पहले, और इन तीनों में से कोई एक भी नॉन जीरो होगा तो नो आंसर। अगर देखो डेल्टा 0 हो गया और ये भी तीनों 0 है, मतलब क्या है कि सब 0 है। डेल्टा 0, डेल्टा एक्स 0, डेल्टा वाई 0 एंड डेल्टा जेड सब 0 हो गए, तो ये इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि ये 0/0 है। 0/0 को तो बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और थर्ड केस बनता है इसमें कि इफ डेल्टा इज नॉन जीरो, डेल्टा को नॉन जीरो है तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड कुछ भी बने रहा है, जीरो नॉन जीरो, उस केस में इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देन सिस्टम will have यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन बोले या यूनिक सॉल्यूशन बोले, ठीक है। तो ये तीन केसेस बनते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और समझने के लिए क्या है कि डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेल्टा जीरो हुआ तो दो केस है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। अगर नॉन जीरो है तो गारंटी से यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले हमको डेल्टा चेक करना है। अगर जीरो हुआ तो फिर उसके बाद एक भी नॉन जीरो हो गया तो ये नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं कुछ। x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3x माइनस y प्लस 2z इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 2। तो तीन इक्वेशन है यहाँ पे, तीन अननोन में। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड चारों की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा इनके कोफिशिएंट्स 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले डिटर्मिनेंट से। -3 + 4 1 आएगा। इस -2 के रेस्पेक्ट में 9 - 4 5 -10 और इस माइनस के रेस्पेक्ट में
-6 + 4 -6 तो -4 बचेगा, -4 +4 ये -5 आएगा। नॉन जीरो है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो डेल्टा नॉन जीरो आ गया। चेक कर लो एक बार कहीं, -3 4 1 और 2 के रेस्पेक्ट में 4 -9 -5 10 और -1 में माइनस नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x, y and z by Cramer's rule when इक्वेशन दे रखे हैं x - y + 2z = 7 3x + 4y - 5z = -5 2x - y + 3z = 12। तो कैसे करना है, वही डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे 1 - 1 2 3 4 - 5 2 - 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 5 7 और इस -1 के रेस्पेक्ट में 9 + 10 19 प्लस का 2 के रेस्पेक्ट में -3 - 8 -11 तो ये आ जाएगा 8 19 - 11 8 और 7 15। डेल्टा आ गया 15। अब डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z निकालेंगे तो डेल्टा x के लिए 1 3 2 को 7 - 5 12 से 7 - 5 12 बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 12 - 5 7 7 49 फिर -1 के रेस्पेक्ट में आएगा ये -15 + 60 -15 + 60 तो +45 और 2 के रेस्पेक्ट में 5 - 48 5 - 48 -43 2 86 और ये 94 94 - 86 तो ये 8 आएगा। डेल्टा x 8 आ गया। डेल्टा y निकाल लेंगे। डेल्टा y के लिए क्या है कि सेकंड कॉलम चेंज होगा इसका 1 3 2 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में 7 - 5 12 आएगा 7 - 5 12 और थर्ड कॉलम सेम। इसको सॉल्व करेंगे तो -15 और +60 तो 45 इस 7 के रेस्पेक्ट में 7 के रेस्पेक्ट -7 है तो ये 9 + 10 19 19 माइनस का आएगा 7 × 19 तो ये होता है 133 यस -133 और 2 के बाद 12 × 3 36 + 10 36 + 10 46 + 2 तो ये 92 आ जाएगा। 92 + 45 होता है 137 तो 4 आएगा। तो डेल्टा x कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी सी है, चेक कर लेना, मिस्टेक भी हो सकती है। डेल्टा आ गया, डेल्टा x आ गया, डेल्टा y आ गया। अब डेल्टा z निकाल के x पे z तो डेल्टा z 1 3 2 -1 4 -1 एंड 2 - 5 उसकी जगह पे 7 - 5 12 थर्ड कॉलम डिफरेंट वैल्यूज होंगे थर्ड कॉलम में। तो ये 48 - 43 प्लस ये -1 के रेस्पेक्ट है ये भी 46 आएगा और इस 7 के लिए -3 11 - 77 तो ये 89 होगा। 89 - 77 आएगा 12
तो ये डेल्टा जेड। तो यहाँ से अब x की वैल्यू होती है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो उसकी वैल्यू है 8 अपॉन डेल्टा है 15। डेल्टा y की वैल्यू होती है डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा y है 4 और डेल्टा है 15 एंड z की वैल्यू होती है डेल्टा z अपॉन डेल्टा z 12 अपॉन 15। यहाँ से x बाई z की वैल्यूज आ गई 8/15, 4/15 एंड 4/5। ये आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्रैमर रूल से निकालना है, बाकी और भी मेथड्स हो सकते हैं एक्स वाई जेड में, लेकिन मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है तो मैट्रिक्स में ऐसे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैंने 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस किए हैं, 2 वेरिएबल में भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, सिंपल होता है। उसमें केवल डेल्टा एक्स डेल्टा वाई निकालना है, वो भी 2x2 का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें 2x2 का। फाइंड x एंड बाय क्रैमर्स रूल। और इक्वेशन दे रखे हैं 1/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 2 एंड 3/x माइनस 5/y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 1/x को हम t मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं, तो p प्लस 3q इक्वल्स टू 2 और 3p माइनस 5q इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू 133 माइनस 5, ये वैल्यू आएगी -5 -9 -14। फिर डेल्टा p निकालेंगे, यहाँ पे डेल्टा p कितना आएगा, तो 1 3 को चेंज करो किससे, 2 और -1 से, 2 -1 3 -5, तो आ जाएगा -10 प्लस 3 -7। और डेल्टा q निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, सेकंड कॉलम को चेंज करना है 1 3 2 -1 से, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7 ना, 7 आ रही है। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू जो कि 1/x है, उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा p अपॉन डेल्टा, तो वो है 1/2 -7 अपॉन -14, दोनों ही 1/2 आएंगे। सिमिलरली q की वैल्यू 1/y के बराबर, तो डेल्टा q अपॉन डेल्टा, और वो आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से x और y की वैल्यू 2 and 2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2। क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, देखो 1/2 प्लस 3/2 4/2 2 3/2 माइनस 5/2 -2/2 सही, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंसी जैसे 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दे रखी हो अगर हमको, तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो तीनों लाइन का एक कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब एक्स और वाई की कोई भी एक पेयर लो, ऑर्डर पेयर, तो वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है कि इससे डेल्टा बनाओ, डेल्टा मतलब ये A1 B1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर ये डेल्टा, if delta equals to 0, then equations are consistent and if delta not equals to 0, then equations are non-consistent और नॉट कंसिस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन क्या है कि तीनों इक्वेशन का equations should have
एक कॉमन सॉल्यूशन, देन दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि डेल्टा शुड बी 0, देन द इक्वेशंस विल बी कॉल्ड कंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, whether equations are consistent or not, और मे बी डिफरेंट भी। एग्जाम्पल है, if equations are consistent then find k, और इक्वेशंस हैं 7x minus ky minus 4 equals to 0, 2x plus 5y minus 9 equals to 0 and 3x plus y minus 8 equals to 0। तो डिटर्मिनेंट बनाओ और इसकी वैल्यू 0 कर दो। 7 minus k minus 4, 2 5 minus 9, 3 1 minus 8, this should be 0 for the equation to be consistent। So 7 minus 40 plus 9 minus 31, तो 7 multiplied with minus 31 plus k minus 16 plus 27 plus 9, k plus 9 तो डायरेक्ट, and minus 4, 2 minus 15 minus 13 equals to 0। ये minus 217 प्लस 9k प्लस 52 0। यहाँ से k की वैल्यू आती है, वो है कुछ ऐसे 7, तो ये 5 and 21 16 डिवाइडेड में 9, डिविजिबल है क्या? 75 नहीं है, तो यही आंसर है। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस हुए। ठीक है, अच्छा होमोजेनियस इक्वेशंस भी होती हैं, तो उसको ही पढ़ लेते हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। होमोजेनियस इक्वेशंस में क्या हुआ कि जो कांस्टेंट पार्ट है ना इन इक्वेशंस का, वो 0 होगा। होमोजेनियस इक्वेशंस in 3 variables। होमोजेनियस इक्वेशन इस टाइप की होती है, a1x plus b1y plus c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0 and a3x plus b3y plus c3z equals to 0। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट पार्ट 0 है, तो गारंटी से डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z गारंटी से 0 आएंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जब भी हम डेल्टा में डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z निकालेंगे ना, तो एक डेल्टा x के केस में क्या होता है कि जो a1 a2 a3 उसकी जगह 0 0 0 आएंगे, तो एक कॉलम 0 हो जाएगा, एक कॉलम 0 होता है तो 0 वैल्यू हो जाती है डिटरमिनेंट की, y के लिए भी और z के लिए भी, तो ये 0 होंगे। और डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा n से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये कंडीशन, ये होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में ये पार्ट 0 होता है। इसका होमोजेनियस उसको बोलते हैं जब सारे टर्म्स में x और y की पावर का सम सेम होता है। तो यहाँ पे x की y जो भी वेरिएबल है उनकी पावर सेम होनी चाहिए, या पावर का सम सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो लीनियर है, तो सम में 1 1 1, इधर तो 0। अब देखो यहाँ पे अगर ये 0 हुआ तो इसमें 2 केस बनते हैं, क्योंकि एक केस तो ये पहले से ही अपने आप ही डिफाइन होता है कि ये तीनों वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो इफ डेल्टा इज 0, अगर ये 0 हो गया डेल्टा, तो देखो 0.0 तीनों केसेस बनेंगे, तो तीनों केसेस बनेंगे तो इक्वेशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इक्वेशंस का। देन इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और दूसरा केस डेल्टा नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हुआ तो फिर 0 डिवाइडेड बाई
जीरो डिवाइडेड बाई समथिंग नॉन जीरो तो जीरो ही होता है, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन। देन इक्वेशन फिल है यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा वो भी बताया, 0 0 0 होगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 0। तो इसमें ये जो क्या है कि 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा आएगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी 0 अपॉन डेल्टा एंड z की वैल्यू भी 0 अपॉन डेल्टा। अब यहाँ पे हमने डेल्टा के लिए दो केस बनाए हैं कि डेल्टा का 0 होगा, 0 हो गया तो 0.0 इनफाइनाइट केस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, तो 0 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगेगा, और नॉन जीरो हो गया तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और वो जीरो सॉल्यूशन क्या होगा 0 0 0, क्योंकि 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये होमोजेनियस होता है, सिंपल है। ओके, तो ये मैट्रिक्स इतना ही है।